ये AEW के पेडेस्टल का वायरिंग है, इसमें कैसे मोटर ऑपरेट होता है और किस तरीके से पावर कॉन्टैक्टर रिले और एडन ब्लॉक की वायरिंग है। ये एडन ब्लॉक हो गया और ये पावर कॉन्टैक्टर रिले, इसको हम लोग समझेंगे। 110 वोल्ट AC पर ऑपरेट होता है ये। 1 2 NX एंड BX 110 है, 3 4 BX और NX 110 है। क्लोज कंडीशन के लिए, अगर क्लोज करेंगे तो ओपन करेंगे तो 1 2 जो है रिवर्स हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, BX और NX हो जाएगा ओपन कंडीशन के लिए। वो पैनल डायग्राम से हमारा क्लियर हो जाएगा, क्लियर है वो। अच्छा, 1 और 3 नंबर फीड, ये क्रैंक हैंडल को आया और क्रैंक हैंडल से ये वापस पावर कॉन्टैक्टर रिले को आया। इसको डबल है, पतला है। ये क्रैंक हैंडल को आया CHS 1 और 3, यहाँ से ये पावर कॉन्टैक्टर रिले, इसका रिले कॉइल है ये 1 और 3 यहाँ आया। क्रैंक हैंडल वाला लिमिट स्विच हमारा ये, जब इसमें हम हैंडल लगाएंगे ये दबेगा और ये नॉर्मली क्लोज जो कॉन्टैक्ट लिया गया है उस समय ओपन होगा जब हम क्रैंक हैंडल से इसको ऑपरेट करेंगे तो। और जब हम पैनल ऑपरेट करेंगे तो ये नॉर्मल स्टेटस में रहेगा और उस कंडीशन में ये नॉर्मली क्लोज बैंड मिलेगा 1 और 3 नंबर, क्योंकि यहाँ डायग्राम से 1 और 3 आया, यहाँ पावर कॉन्टैक्टर रिले में आया। 1 और 3 कहाँ आया, ये 1 और 3 ये रहा, 1 और 3 ये 2 और 4 नंबर पे आया है। 2 4 6 ये NO कॉन्टैक्ट है, 14 13 भी NO कॉन्टैक्ट है, 21 22 NC कॉन्टैक्ट, A1 A2 इसका रिले कॉइल हो गया। 2 का पेयर है 1, 4 का 3, 6 का 5, इसके ऊपर ये एडन ब्लॉक लगाया गया है। पावर कॉन्टैक्टर रिले मेनली पेडेस्टल को क्लोज करने के लिए यूज किया गया है। हाँ? अच्छा, ये एडन ब्लॉक जो है ये पेडेस्टल को ओपन करता है, बूम को ओपन करता है, ठीक है, मोटर को ऑपरेट करता है ओपन करने के लिए, और पावर कॉन्टैक्टर रिले सिर्फ क्लोज करता है। तो 1 और 3 क्रैंक हैंडल से प्रूव हो के यहाँ आया, 1 और 3 यहाँ भी पैरेलल किया गया है, ये नॉर्मली क्लोज बैंड में रखा गया है ना। अब इसके बाद जो है 2 नंबर A2 पर आया पावर कॉन्टैक्टर रिले के, ये 2 और 2 से 1 सप्लाई ये कॉइल पर भी गया है मोटर के, 2 नंबर जो कि इस डब्बे के अंदर है, खोलेंगे इसके अंदर, हाँ टर्मिनल बॉक्स के अंदर में 2 नंबर A2 पर गया और 1 रनिंग कॉइल पर भी आया। ये लाइन हम देखेंगे तो यहाँ 2 A2 पर मिल गया और ये नीचे 2 नंबर आया। 4 नंबर जो है हमारा A1 पे चला गया और ये कैपेसिटर के एक टर्मिनल पे चला गया, ठीक है। अब इसके आगे ये पावर कॉन्टैक्टर रिले, जब हम क्लोज करेंगे तो रिले कॉइल एनर्जाइज होगा, रिले पिकअप होगा। ये सारे NO कॉन्टैक्ट दिखा रहे हैं एक्सेप्ट ये 1 और 3। 1 और 3 NO में भी यूज है, NC में भी यूज है, बट ये वाला NO ये NC का सिंबल है, ये NO ये NC का। तो गेट जब हम क्लोज करेंगे तो जो नॉर्मली ओपन है वो नॉर्मली क्लोज होगा, ठीक है। तो फीड हमारी 1 और 3 वाली जो क्रैंक हैंडल से आई है वो आगे एक्सटेंड होगी लिमिट स्विच LS1 पर, ये आगे एक्सटेंड होगी LS1 पर। LS1 जो है ये राइट साइड वाली लिमिट स्विच है, ये हमने लिखा भी इस पर, और LS2 लेफ्ट साइड वाली। LS1 में नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट यूज किया गया है। और ये ब्रेक कब होगा, जब मोटर चलेगा और बैरियर हमारा जब गिरेगा तो इसका बैंड जो है, जब बैरियर पूरा क्लोज कंडीशन में चला जाएगा वहाँ जाने के बाद ये बैंड जो है मेक हो जाएगा। ये नॉर्मली जो है दिखाते रुक जाइए, ये रहा,
ये यहाँ पे ये आगे की तरफ गिरेगा, फॉरवर्ड जाएगा आगे की तरफ क्लॉकवाइज। तो ये यहाँ पे जब बूम पूरा गिर जाएगा, क्लोज हो जाएगा, उस समय ये बैंड मेक हो जाएगा LS1 का। जब मेक होगा तो ये जो NC कॉन्टैक्ट है ये ब्रेक हो जाएगा और ये मोटर की जो सप्लाई है जो LS1 से जो जा रही है आगे, ये LS1 से एक 4 नंबर पे गई और ये जो है 3 नंबर पे गई, ये ब्रेक हो जाएगी और मोटर का चलना बंद हो जाएगा। हाँ, जब बूम क्लोज होगा, ये बैंड हम इसलिए एडजस्ट करते हैं, क्लोज हो जाने के बाद कटना चाहिए, है ना। मोटर भी इससे हमारा सेफ रहता है। हालांकि डी क्लचिंग अरेंजमेंट तो दिया ही हुआ है, बट अच्छी चीज़ें हैं ये। इसके बाद जो है जब बूम को हमें ओपन करना है तो हमने बताया है कि 1 2 BX और NX हो जाएगा, 3 4 जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है। BX 3 4 NX, तो 2 पर NX आ गया, 4 पे भी NX आ गया, तो ये कॉइल का जो रोल है ओपन करने में ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ये कॉइल तो एनर्जाइज होगा नहीं होगा, दोनों इंड में सेम पोलैरिटी है, NX ही है, तो कॉइल एनर्जाइज नहीं होगा। बाकी चीज़ें जो हैं ये 2 और 4 वाली, ये फीड ये एक्सटेंड होंगे मोटर के कॉइल पे। ये 4 नंबर जो फीड है ये कंडेंसर पे आएगा यहाँ पे, और 2 नंबर वाली फीड जो है ये इस पर आएगी मोटर के रनिंग। हाँ, अब जो है मोटर जो फॉरवर्ड चल रहा था ये यहाँ पे 2 नंबर का ये पोलैरिटी चेंज हो गया, 1 और 2 का ये पोलैरिटी हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ ये नॉर्मली ओपन बैंड है LS2 लिया गया है, और ये जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट दिखा रहा है ये एडन ब्लॉक का दिखा रहा है, ये वाला ये NC कॉन्टैक्ट लिया हुआ, देखिए लिख भी रहा है 6 NC 7 NC, इसको यूज़ किया गया है, 62 है, हाँ 62 72, और इसका टैग ब्लॉक 1 3 है, 1 3 है। लेफ्ट साइड में इनपुट है, राइट साइड से आउटपुट निकल रहे हैं, यहाँ भी यही चीज़, वहाँ टॉप बॉटम था पैनल में, बट यहाँ लेफ्ट राइट ध्यान में रखना पड़ेगा, ये कॉन्टैक्टर रिले और एडन ब्लॉक के लिए। तो यहाँ जो है नॉर्मली क्लोज बैंड से फीड आगे जाएगी, रिले कॉइल तो पिकअप हो नहीं रहा है, तो ये 3 और 1 की क्लोज फीड यहाँ आई LS2 पर, ठीक है। अब जो है LS2 जो है जब बूम ओपन रहेगा तो ये नॉर्मली ओपन ही रहेगा, और इसमें नॉर्मली ओपन बैंड ही लिया गया है। और जैसे ही हम बूम को क्लोज करेंगे, मतलब 90 से 85 डिग्री जैसे ही जाएगा, तो 85 से 0 डिग्री तक ये LS2 मेक रहेगा। LS2 85 से 0 तक मेक रहेगा, मतलब LS2 क्लोज करने के लिए हम इसको बूम अगर बीच में आ गया, कोई व्हीकल आ गई, उस समय भी जो है हम LS2 मेक रहेगा, तो हम इसको बूम को ओपन कर सकते हैं, ठीक है। निकल जाइए। उसके बाद जो है ये मेक होगा LS2, और ये फीड हमारा 4 पर यहाँ आएगी और ये 3 पर आएगी, ठीक है। मतलब मोटर के टर्मिनल बॉक्स के 3 और 4 नंबर पे। अब ऐसे में क्या होगा, मोटर रिवर्स चलेगा और ये ओपन होगा। क्लोज होने के लिए फॉरवर्ड चला, बट ओपन होने के लिए रिवर्स चला। ये 1 2 का जो फीड है ना, ये 1 2 NX BX ओपन में रहेगा, NX हो जाएगा, ये क्लोज के लिए रहेगा। NX BX क्लोज करने में रहेगा और ओपन करने में BX NX हो जाएगा। 3 4 ऑलवेज BX NX रहेगा, ठीक है। यही 1 2 3 4 पैनल से आता है जब
पैनल पे ओपन या क्लोज बटन प्रेस करते हैं तो, ठीक है। उसके बाद जो है इसमें कुछ बूम लाइट की है 9, 10, 11 तो, और मतलब 9 पे एक फीड हम दिए हुए हैं, कोई भी BX या NX, और 11 पे फीड दिए हुए हैं। जब बूम 90 से 85 होगा तो उस समय ये LS3 मेक होगा। LS3 ये आगे है, फ्रंट पे है, 3, 4, 5 सामने है, ये मेक होगा। और ये 11 नंबर वाली फीड जो है, ये 11 नंबर वाली ये 10 नंबर में आएगी, 10 नंबर में आ जाएगी। और 9 और 10 में हमने वायर जोड़ के रखे हैं, ये बूम लाइट वाले ब्लैक, इस वायर को बूम लाइट जलेगा, ठीक है। ये इसमें जो है LS3, 4, 5 में हमें LS4 और 5 में जो NO बैंड है, ये सब NO बैंड की वायरिंग करके रखी हुई है। यहाँ LS5 की 21, 20, ठीक है, LS5 की 18, 19, 4 की 16, 17, 4 में क्लोज बैंड यूज़ किया है 14, 15, 3 में LS3 में 12, 13 यूज किया है, LS3 में 10, 11 यूज किया है। तो 4 और 5 में ये नॉर्मली ओपन बैंड जो है, एक हम 18, 19, 5 नंबर का हम लोगों ने एक रिले बनाया, HR रिले। जब बूम 90 से 85 डिग्री पे आता है तो ये 85 से 0 तक मेक रहता है, ठीक है ना। इसमें HR रिले हम लोग बनाए हुए हैं, और HR रिले के थ्रू हम लोग हुटर का वायरिंग अचीव कर रहे हैं कि जब बूम गिरे तो हुटर बजना शुरू हो जाए। 85 पे आएगा, हुटर बजना शुरू हो जाएगा। और कब तक बजेगा? 0 तक बजेगा। और इस कॉन्टेक्ट को हम लोग KLNR के कॉन्टेक्ट से पैरेलल किए हुए हैं कि अगर KLNR की चाबी लग गई तो हुटर बजना बंद हो जाएगा और रिले जो हमारा वो पिकअप हो जाएगा, जो हमने बनाया है इस बैंड को यूज़ करके, ठीक है। और एक जो लिया है हमने 16-17 LS4 का, ये GCR के लिए लिया है। हाँ, बूम जब हमारा क्लोज हो जाएगा, गेट क्लोज हो जाएगा, बूम 0 डिग्री पे आ जाएगा, तो उस कंडीशन में LS4 का ये बैंड मेक होगा, बीच वाले का। हाँ 16-17 हाँ 16-17 में ना, एक मिनट, आगे खोलना, फ्रंट में खोलना। यहाँ देखो वायरिंग किया हुआ है 16, 17, 18, 19, तो 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो 18, 19 ये हुटर के लिए है और 16, 17 GCR के लिए है। आगे देख लेते हैं, 16, 17 ही है, ठीक है, पक्का है। हाँ ये 16, 17 है। यहाँ देखो नीचे वाला 17, ये 17 नंबर है, और इधर में 16 नंबर है, 16 नंबर है, ये 16 नंबर है, 16, ठीक है। यहाँ लिखा है हमने LS3, ये LS3, ये LS4 हो गया, ये LS5 हो गया। 90 से 85 तक ये मेक रहेगा, मतलब जब गेट पूरा ओपन हो जाएगा, मेक रहेगा, रिले पिकअप हो जाएगा, और जैसे ही 85 से नीचे जाएगा ये ब्रेक हो जाएगा, रिले ड्रॉप होगा, हुटर बजेगा। और फिर रिले पिकअप कब होगा? जब चाबी लगेगी KLNR के लिए, KLNR के लिए जब चाबी लगेगी तो KLNR का एक बैंड जो है, ये रिले का कॉन्टेक्ट इसके साथ पैरेलल किया हुआ है, वहाँ रिले को पिकअप कराने के लिए वायरिंग उसकी देखनी होगी, है ना। अलग अलग साइड पर अलग हिसाब से लोग करते हैं, कहीं स्विच दे देते हैं हुटर बजाने के लिए। हम लोग यहाँ इससे अचीव कर रहे हैं, हम लोग स्विच नहीं दिए हैं। ऑटोमेटिक जब गेट गिराएगा हुटर बजेगा। LS4 जो है GCR के लिए यूज़ किया गया है, 16 और 17, मतलब एक फीड आया पॉजिटिव, 16 में आया, 17 से आउट हुआ, या 17 में आया, 16 से आउट हुआ, मतलब जहाँ जैसा रिक्वायरमेंट है, लेकिन जनरली 16 में आता है, 17 से आउट होता है। तो ये हमने आउट किया और इसको ले जा कर के एक GCR रिले बनाया वहाँ लोकेशन में, मतलब ये प्रूव करेगा कि गेट क्लोज हो गया है। ये GCR का ये जो बैंड है ना, ये वाला, ये जब गेट क्लोज हो जाएगा, LS4 के पास जब ये बैंड आएगा, ये कब आएगा? जब गेट क्लोज हो जाएगा। इसको हम लोगों ने एडजस्ट करके रखा है, आगे पीछे होता है तो
एलन की से इसको हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं। गेट को गिरा करके इसको मिला देंगे, जस्ट मेक करेंगे, हो जाएगा वहाँ पर। ऐसे करेंगे। ये LS4 LS3 हम लोग देखें उधर बूम लाइट के लिए 10-11 10 में आया 1 फीट, 11 से आउट हुआ बूम लाइट के लिए, ठीक है। LS3। अच्छा, ये हो गया डी क्लचिंग अरेंजमेंट। गेट गिर गया, उसके बाद भी अगर मोटर चल रहा है किसी कारण से, वहाँ से फीड वो नहीं कटा, गिरने के बाद LS1 ओपन नहीं हुआ किसी कारण से, मान लिया, तो यहाँ पर ये डी क्लच होगा। इसको डी क्लचिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। और यहाँ पर मोटर चलेगा, यहाँ पे डी क्लच हो जाएगा, फ्रिक्शन क्लच असेंबली नहीं चलेगा, है ना। ठीक है, चलिए, इसमें तो यही है और तो कुछ है नहीं। और इसमें एक चीज़ और है, ये जो चारों फिक्सिंग नट है ना, इसको प्रॉपर टाइट रखना है। मेंटेनेंस में हमको इस चीज़ का ध्यान देना है। फाउंडेशन बोल्ट। हाँ, और क्या क्या देखना है मेंटेनेंस में? मेंटेनेंस में एक ये देखना है, ये जो है, क्या आप कह रहे थे इसको? सर क्लिप। ये जो सर क्लिप है, इसका एक यहाँ घाट बना हुआ है, ये यहाँ घाट हुआ है। हाँ, उस ग्रुप में बैठता है। हाँ, ग्रुप ये कटा हुआ है, इस ग्रुप में ये बैठता है। अगर इस ग्रुप से ये बाहर आएगा, ये आएगा चिरापुन पर लोड सारा, इसका जो डी क्लचिंग अरेंजमेंट है, और लोड आएगा, चिरापिन टूट जाएगा, कट जाएगा, और ये सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। हो सकता है उसमें फैन बेल्ट भी टूट जाए, और बाहर आएंगी तो मोटर चलने से भी ये ऑपरेट नहीं होगा। गियरबॉक्स और हमारा जो बैरियर है, ना तो ओपन होगा ना तो क्लोज होगा। ये किसी भी परिस्थिति में हो सकता है। वैसे कंडीशन में फिर क्रैंक हैंडल जो इमरजेंसी की के साथ अटैच है, वहाँ से ला करके बूम को क्लोज या ओपन करना पड़ेगा। और मेंटेनेंस में सारे नट बोल्ट, हाँ, ये भी, ये वाली नट भी टाइट रखनी है। ये साफ्ट इधर में एक चाबी लगा हुआ है, अगर ये लूज रहेगा तो ये आगे पीछे होगा, घाट इसका बड़ा हो जाएगा, फिर ये लॉकिंग नहीं हो पाएगी। और इसी शाफ्ट के साथ ये बूम जुड़ा हुआ है। सारी चीज़ें इसी शाफ्ट पे डिपेंड कर रही हैं। बूम का ऑपरेशन तो स्लिप करेगा। ये भी नट टाइट रहना चाहिए। ये भी लूज रहने से क्या होगा, पलट सकता है, ये वो पलट जाएगा गियर बॉक्स के साथ। पीछे क्या है, एक चीज़ और देखना है, मोटर का जो फिक्सिंग नट बोल्ट है 4, इसको भी टाइटनिंग देखना है हमें। ये 1 2 3 4, ये गियर बॉक्स का हमारा ये ऑयल इंडिकेटर है। ऑयल इंडिकेटर ये भी देखिए हमारा इंडिकेट कर रहा है, ऑयल यहाँ तक भरा हुआ है, कर रहा है ना। जब ऑयल जो है ये ग्रीन लेवल तक आ जाए, नीचे यहाँ पे आ जाए, तो फिर इसको हम लोग को ऑयल फिलिंग करना पड़ेगा। कहाँ से? ये ऊपर का, ये यहाँ से, ये बोल्ट खोल करके हमको यहाँ से ऑयल फिलिंग करना पड़ेगा। तो ये ऑयल का ध्यान रखना पड़ेगा, ऑयल क्लीन रहना चाहिए, प्लस ऑयल का लेवल भी रहना चाहिए। अच्छा, ये नट बोल्ट 1 2 3 4, ये चारों अगर लूज रहेंगे तो ऑयल लीकेज भी होगा। ऑयल लीकेज कई जगह हम लोग देखते हैं, गेट में होता है। और ये लीकेज होता है कहाँ जाता है? पावर कॉन्टेक्टर रिले पर, एडन ब्लॉक पे जाता है, केबल पे जाता है, हमारा पावर कॉन्टेक्टर रिले पिकअप ड्रॉप होता है, स्पार्किंग होगा, आग लग सकती है इसमें, है ना। तो ये हमारा नट बोल्ट प्रॉपर टाइट रहना चाहिए। ज़रा भी लूज होगा, इस गियर ऑयल का रिसाव नीचे तक जाएगा। इसको हमको माइंड करना है, ध्यान रखना है, ठीक है। ये गियर बॉक्स का चारों नट बोल्ट का भी ध्यान रखना है कि टाइट बराबर रहना चाहिए। अपना बेयरिंग का दोनों तरफ बेयरिंग लगे हुए हैं, ड्राइव शाफ्ट। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें भी तुतिया वगैरह लग जाता है, कार्बन लग जाता है। ये जो कॉन्टैक्ट है, इसमें कार्बन लगते हैं, ऑपरेट होता है, तो इसको मेंटेनेंस में हमको देखना है। मतलब एटलीस्ट हर 15 दिन नहीं, मतलब 2 महीने पे भी देख सकते हैं, 1 से 2 महीने पे। और जहाँ पे भी गेट क्लोज करने में समस्या हो रही हो, वहाँ पे लूप जहाँ करते हैं, लूप करने से पहले एक बार कार्बन को साफ करके, लूप नहीं करना है, लूप करना ही नहीं है। यहाँ स्पेयर कॉन्टैक्ट बहुत सारे दिए हुए हैं। अगर कोई एक कॉन्टैक्ट यहाँ खराब हो ओपन हो गया या हाई रेजिस्टेंस हो गया, तो यहाँ हमारे पास 2 और एनो कॉन्टैक्ट स्पेयर हैं, उसको हम लोग वहाँ शिफ्ट करके यूज़ कर सकते हैं। कभी भी लूप नहीं करना है। लूप जनरली लोग करते हैं, यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट अगर
ये करता है हाई रेजिस्टेंस रहता है तो एक केबल यहाँ से यहाँ डाल दो, वो नहीं करना है हमको। स्पेयर एनो कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेना है। 2 दिए हुए हैं और 2 इसमें एड ऑन ब्लॉक में 4 स्पेयर हैं। 4 स्पेयर है और एनसी कॉन्टैक्ट भी 1 स्पेयर पड़ा हुआ है। सफिशिएंट है हमारे पास, इतने सारे मतलब हमारे पास ऑप्शन है, कम नहीं है। ठीक है, बाकी ये टर्मिनल वगैरह टाइट रखना है, टाइट रहना है ये सब, और क्या। और चींटी वगैरह का बरसात के मौसम में तो एंड किलर वगैरह ये सब डाल सकते हैं। तो एंड किलर टर्मिनल पे नहीं डल देना है, जहाँ से सोर्स लग रहा है आ सकती है चींटियाँ वहाँ देना है ना। जैसे नट बोल्ट टाइट है वहाँ चारों तरफ रख दें, इस साइड तब जहाँ से आने की पॉसिबिलिटी है ना। ये सब टर्मिनल वगैरह भी टाइट रखने हैं। ठीक है, अब पेडेस्टल में किसी भी प्रकार का कोई समस्या होने पर इन सब चीज़ों को सीक्वेंस अपना चेक करना है। सबसे पहले क्लोज नहीं हो रहा है तो A1 A2 इसके A1 A2 पे फीड चेक करना है। आ रहा है तो कॉइल पिकअप हुआ कि नहीं हुआ, पिकअप हुआ तो फिर कॉन्टैक्ट से फीड आउट हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। 1 3 है ना, 1 2 3 ये सब दिया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद अगर आउट नहीं हो रहा है तो फिर इस कॉन्टैक्ट को कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस आप चेक कर लो, हाई है तो फिर चेंज कर दो, है ना। आउट हो रहा है तो फिर ये लिमिट स्विच को देखो आप, लिमिट स्विच के एक एंड पे आ रहा है फीड, दूसरे एंड से आउट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ से जो फीड आउट हुआ क्रैंक हैंडल से, पावर कॉन्टैक्टर रिले के 1 3 से आया आपका LS1 पर क्लोज करने के लिए, LS1 के 1 3 पे यहाँ आया और यहाँ से आउट हुआ। ये आउट जो हो रहा है यहाँ लूप किया हुआ है, पैरेलल किया हुआ है, ये फिर यहाँ इन हो गया 1 3 ओपन वाले पर। और लोड भी जो है यहीं से है, 1 3 वाले से ही ये दोनों गया है। ये जो मोटर का लोड दिख रहा है 1 और 3 ये यहीं से है। ठीक है, यहाँ से जा रहा है। और दूसरा जो वायर इसमें दिख रहा है वो 5 और 7 जो है ये यहाँ पे वागों पे टर्मिनेट किया गया है, जिसका कोई यूज नहीं है। 5 और 7 ठीक है, ये 5 और 7 ये LS1 से निकला। यहाँ थोड़ा सा आपको सुधारना पड़ेगा। ये जो वायर LS1 से दिखा रहा है ना, LS2 से निकल रहा है लोड का, ये LS2 से निकल रहा है, ये भी इसको करेक्ट करना पड़ेगा। वायरिंग आप बना करके हमें दे दीजिएगा, इसका चार्ट या फिर मैं बना लूँगा। ठीक है, यही है। बाकी मोटर का टर्मिनल बॉक्स भी टाइट रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है सारी चीज़ें प्रॉपर हैं फिर भी मोटर नहीं चल रहा है, तो मल्टीमीटर से आप कंडेंसर की वैल्यू चेक कर लो। कंडेंसर यहाँ जितने वैल्यू का लगा है उतना उसका वैल्यू बता रहा है या नहीं बता रहा है। कितना है यार, 25 है ना, 25 माइक्रोफराड यहाँ वैल्यू बता रहा है कि नहीं। दोनों को बाहर निकाल करके आप मल्टीमीटर पर चेक कर लीजिए इसका कैपेसिटेंस कितना है। 25 माइक्रोफराड है तब तो ठीक है। कुछ अलग रीडिंग बता रहा है या नहीं बता रहा है कंडेंसर, वो फिर हमें बदलना पड़ेगा, आप उसको बदल दीजिए। कंडेंसर बट रेयरली ख़राब होता है, जनरली नहीं होता है।